शेयर करना चाहूँगा। इस बारे में बात हो चुकी है कि विश्व का नजरिया हमारे प्रति बदला, वर्ल्ड इज लुकिंग टुडे एट इंडिया इन डिफरेंट क्वेश्चन। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि नजरिया बदला? क्या हमारी इकोनॉमी बढ़ गई, ये देखने का कारण है, या कहीं कोई पर्टिकुलर सरकार मेजॉरिटी में बन गई है? ये सारे रीजन नहीं है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के बारे में नजरिया तब बनता है कि विपरीत परिस्थितियों में, क्राइसिस में उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स और आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उस हिसाब से उसके बारे में नजरिया बनता है। पिछले कई सालों में हमने देखा है, चाहे क्लाइमेट चेंजेस पे पेरिस एग्रीमेंट को अमेरिका और बड़े कंट्रीज भाग गए। भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से आगे बढ़ करके और बहुत सारे अपनी घोषणाएं करेगा कि मैं ये कट करूंगा, ये कार्बन एमिशन इतना कट करूंगा, और शायद वैसी परिस्थिति क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के लिए बड़ा कठिन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आगे आकर के और एक लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप स्किल जो है, उसका परिचय देते हुए पूरे दुनिया को उन्होंने बताया कि नहीं, 2030 तक हम इतने परसेंट, 30% ये करेंगे, 40% करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे ऐसे मौके आए, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हुई। कोविड आया, कोविड के बारे में नई जानकारी थी, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, आज भी बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत परिवर्तन है। पूरा दहशत का माहौल था। विश्व में बड़े बड़े डेवलप कंट्री जिनके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल ले कर रहे थे, और जो डेवलप कंट्री के बीच में, स्पेशली यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री के बीच में जो मेजर कंसर्न जो था, हमारे बारे में बात होता था, इंडिया के बारे में बात होता। इवन दे हैड डिस्कस इन G20 आल्सो व्हाट विल हैपन टू इंडिया, वहां पे ये होगा तो सड़कों पे लोग ये होंगे, क्या होगा। लेकिन ये नेतृत्व की सूझबूझ थी। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन इसलिए लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस चाहिए समझने के लिए। WHO ने कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, मुझे याद है यहाँ अपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और हर डिस्ट्रिक्ट तक सर्कुलेट हुए। बाद में पता चला कि वो सारे मेडिसिन बेकार थी, वो कोई किसी काम की नहीं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन इस आपदा को प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला, आम जनों को घर में सेव करके सरकार डे और नाइट काम करते रही। सरकार दो मोर्चों पे सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, एक कोविड को हैंडल करना, कोविड से निपटना, और दूसरी इकोनॉमी को कैसे बचा के रखें, सस्टेन कैसे करें। हमारे पास मास्क नहीं था, ऑक्सीजन कंटेनर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला और चीजें बदलते गई। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बड़ी अलग अलग कंपनियां थी, उनको अपने वो प्रोडक्ट बंद करके जो मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े सारे चीजों को हमने प्रोडक्शन में लाया। इसके बाद वैक्सीन की बात आई, दुनिया में चर्चा हो रही थी कि भाई वैक्सीन अमेरिका 2 साल से पहले नहीं बना सकता है, फ्रांस नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकते, और हम लोग वैक्सीन और इंडिया। लेकिन ये सरकार के सूझबूझ और प्रयासों का नतीजा था कि हमने आई थिंक इंडिया जो था थर्ड कंट्री था जो वैक्सीन बनाया, और हमारी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव निकला, बहुत अच्छा निकला। इसके बाद भारत सरकार ने
वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत बाकी कंट्रीज को 149 कंट्रीज को हमने वैक्सीन दिया। वैक्सीन प्रोग्राम रन करना भी एक बहुत बड़ा अपने चैलेंज था, कारण 130 करोड़ लोगों के बीच में वैक्सीन पहुंचाना, लेकिन रात दिन सरकार और हमारा सिस्टम काम करते रहा और हम लोग बहुत कम समय में 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ और एक बड़े अच्छे लेवल पे हम कंफर्टेबल पोजीशन में आए और पूरी कहानी बदल गई। इसके बाद बालाकोट और उरी की घटनाएं हुई, मैसेज गया, ये सॉफ्ट नहीं है, चीजें बदल गई। तो इस तरह से पूरे दुनिया की जो नजरिया है भारत के प्रति बदलते गए कि विषम परिस्थितियों में ये भारत का आचरण, भारत का एक्शन, भारत का ये कैसे हो रहा है। ये कोई चीज रातों रात एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये सरकार के और नेतृत्व के अथक प्रयासों के बाद हुई है। क्वाड अलायंस से हम लोग किए, बहुत सारा दबाव था। यूक्रेन क्राइसिस में बहुत बड़ी ये थी कि अमेरिकन अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे थे, ब्रिटिश नहीं निकल पा रहे थे कोई, लेकिन भारत की इस तरह की जो लीडरशिप थी, नेतृत्व था, इन सारी चीजों को डील किया और हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को निकले। इवेंटों में हम अपनी प्रेजेंस जिस तरह से, भारत पहले ये था कि एक रिसेप्टर है, हम लोग फॉलो करते हैं, आइडियाज देते नहीं। स्थिति आज बदल गई, वी आर आइडिया गिवर कंट्री। चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे की बात हो, भारत ने अपना ये रखा, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर, अपने अपने देशों में योगा, इंटरनेशनल योगा डे बनने लगा, योगा का लोग ये करते हैं। मिनट्स के पे हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ये कर रही है, सारी दुनिया फॉलो कर रही है। तो फॉलो इसलिए नहीं कर रही है कि हमने कुछ ये किया, उस तरह से प्रयास हुआ है, हम अपने बारे में अपना परसेप्शन बदले और इसमें सरकार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नेतृत्व लीडरशिप की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हैं, बार बार समय का ये है, इसलिए मैं जो चैलेंजेज हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, बहुत सारी चीजों में हमारी डिपेंडेंसी है। आईटी के फील्ड में हमने बहुत मुकाम हासिल किया है, लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये जितने भी जो डेटा सेंटर्स हैं, हमारे कोई भी डेटा इंडिया में नहीं रहता है, कोई डेटा सेंटर सिंगापुर में है, अमेरिका में है, तमाम सोशल मीडिया के डेटा, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑफ द डेटा। हमारे अपने डेटा सेंटर्स होने चाहिए, हमारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए, हमारे अपने बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे हम महाशक्ति नहीं बन सकते। डिफेंस के क्षेत्र में भी वही स्थिति थी, बहुत हमारी डिपेंडेंसी आज भी है। कुछ सालों तक पहले हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे और जो सोफिस्टिकेटेड राइफल्स और गन हम बाहर से मंगाते थे, आज सबकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो गई। मुझे याद है जब अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो मैं भी लाइव टीवी पे देख रहा था। मैं शायद पता नहीं मैं यूके में था या चेन्नई में था, मुझे ध्यान नहीं। उसमें एक अपने कमांडो जो है वो फ्री हैंड जा रहा है, मीडिया की रिपोर्टिंग जैसा हम लोग देख रहे थे। मीडिया ने बताया कि इसलिए कमांडो को जा रहा है कि फायर कहाँ से ओपन होता है, तो हमारी जो दूसरी तरफ से हमारे जो कमांडो हैं वो फायर उनको ये करते और उस कमांडो को बुलेट लगता है और वो कमांडो पता नहीं कुछ दिन हॉस्पिटल में सर्वाइव किया और फिर मर गया, क्योंकि उस कमांडो के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। हमारी ये स्थिति, सरकार के अथक प्रयासों से डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और मेक इन इंडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ये प्रोस्पेक्ट जो है, हमारी संभावना है कि आने वाले दिनों में हम चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो या एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो, हम
हम बहुत सारी चीज़ों को ये करेंगे। इकोनॉमी चाहे कितनी भी हमारी कुछ भी हो जाए, लेकिन सामरिक शक्ति जब तक ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक स्थिति हमारी 14वीं शताब्दी तक बहुत अच्छी थी। जब दुनिया का आर्थिक इतिहास लिखा गया, लिखने की बात हुई विश्व के सारे दिनों में, तो विश्व के सबसे जो आर्थिक इतिहास पे काम करने वाले विशेषज्ञ अंकुश मेडिसिन ने इतिहास लिखा, तो उसमें पाया गया कि पहली से 14वीं शताब्दी तक भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी कि दुनिया कहीं कोई दूर दूर नहीं टिकता था। लेकिन हम पे आक्रमण हुआ, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारे मूल्यों को रौंदा गया, हमारे साथ हर तरह के अत्याचार हुए, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं थी। इसलिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ शक्ति की भी जरूरत है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने अपनी ये लिखा है, क्षमा और शक्ति करके एक कविता थी कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जग होगी। तो आपके पास ताकत होगी तभी दुनिया आपकी बात सुनेगी। आप अच्छे हो। पहले भी हमने 5000 साल के इतिहास में हमने कभी किसी के संस्कृति पे कोई अटैक नहीं किया है, कभी किसी के मानव मूल्यों के प्रति हमने कहीं कोई ये नहीं किया, कभी किसी देश के या किसी धर्म पे हमने अटैक नहीं किया है। लेकिन हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों? हमारे पास शक्ति नहीं थी, या शक्ति थी तो आपस में बटी हुई, जिसका नतीजा हमें ये हुआ। इसलिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आज शक्ति के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम विश्व की दबाव के बावजूद भी अपने हित की बात है, वो डिसीजन सारे गवर्नमेंट ले रही है और आगे लेती रहेगी। कोई भी गवर्नमेंट ये हो, एक बार जो ट्रैक सेट हो जाता है तो चलते रहेगा। बस अब इन्हीं सब बातों को, और कुछ बातें थी लेकिन समय कम बचा है, बहुत सारी बातें। और मैं ये कहूँगा, एक बार दिनकर की एक और लाइन से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हमारा नेतृत्व विपरीत परिस्थितियों में ये सारे काम कर रहा है, डे नाइट काम कर रहा है। और हम सबको, क्योंकि राष्ट्र सरकार चलाना और राष्ट्र चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। राष्ट्र तभी चलता है जब हर व्यक्ति का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, हर व्यक्ति उसमें शामिल हो। सरकारें तो चलते रहती है, कोई भी चला लेगा। इसलिए मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत